Hello students, how are you? Welcome to standard 7th. रिवीजन चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6. आज हम इन चैप्टर का रिवीजन करेंगे. चैप्टर नंबर 4 पर्यावरण सुरक्षा, जिनके कवि है मधुर अथैया. प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए उसके महत्व को दर्शाया है. कवि ने कविता के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को आज की प्रथम शिक्षा बताते हुए जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने का संदेश दिया है. कविता में कवि ने पर्यावरण की शिक्षा को आज की प्रथम शिक्षा बताते हुए जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने का संदेश दिया है. अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना पर्यावरण सुरक्षा कहलाता है. वृक्षों की रक्षा करने से हमें प्राणदायिनी वायु मिलती है. कवि ने प्रकृति का कई रूपों में वर्णन किया है. कवि ने प्रकृति को बहते झरने तथा भोर हुए पक्षी की मधुर कलरव एवं सुंदर वन उपवनों के रूप में वर्णन किया है. कवि ने प्रकृति की गोद को सुहावनी बताया है और प्रकृति को धन संपत्ति का वरदान बताया है. कवि ने कविता में संदेश दिया है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए तथा पेड़ पौधों को भी काटना नहीं चाहिए. कवि कहते हैं कि पेड़ पौधों की हरी भरी गोद सुहावनी होती है. ये मनमोहक होते हैं. ये हमारे लिए धन संपत्ति का वरदान है. अतः हमें पर्यावरण को सुरक्षित करके कल्याण की रीति को निभाना चाहिए. कवि कहते हैं कि हमें फूल, पेड़, पत्ती आदि की सुरक्षा करने का व्रत लेना चाहिए तथा इनको कभी भी तोड़ना या काटना नहीं चाहिए. हमें इन्हें प्राण देवता मानकर इनकी पूजा करनी चाहिए. कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लें. सुफल का अर्थ है फलदायक. भोर का अर्थ है सुबह. कलरव का अर्थ है पक्षियों का स्वर. थाती का अर्थ है विरासत. सुखद का अर्थ है सुख देने वाला. सुहावन का अर्थ है अच्छी लगने वाली. कल्याणी का अर्थ है कल्याण करने वाली. ठाने का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा करे. निशी दिन का अर्थ है रात दिन. उर्वर का अर्थ है उपजाऊ. अंबर का अर्थ है आकाश. अमल का अर्थ है ध्यान देना. पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर का आवरण जिसमें पृथ्वी के जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, वन, समुद्र आदि सम्मिलित है. अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लें. प्रस्तुत कविता में कवि ने किसकी सुरक्षा करने का संदेश दिया है? तो उसका उत्तर है पर्यावरण की सुरक्षा. दूसरा है, क्या शुद्ध रहकर जीवन सफल बन सकता है? तो उसका जवाब है पर्यावरण को शुद्ध रखना. तीसरा है, कौन सी खाद बिछाने से खेतों का बल बढ़ता है? तो उसका उत्तर है गोबर. चौथा है, कविता में किसकी सुरक्षा या रक्षा करने का व्रत लेने के लिए कहा गया है? तो उसमें आता है फूल की सुरक्षा, पेड़ की सुरक्षा और पत्तियों की सुरक्षा या रक्षा करना. ये सभी को हमें रक्षा करने के लिए कवि कहते हैं. नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा किसके हित के लिए है? तो बालक के हित के लिए, वृद्ध के हित के लिए और युवक के हित के लिए. ये सभी के लिए हितकारक है. अब कुछ समानार्थी शब्द समझ ले.
पक्षी, पंछी, खग, विहग, धरती, धरा, भू, भूमि, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, पेड़, वृक्ष, तरु, अंबर, आसमान, नभ, गगन, साथी, दोस्त, मित्र, सखा। अभी कुछ विलोम शब्द समझ ले। जीवन, मृत्यु, सुखद, दुखद, वरदान, अभिशाप, सुरक्षित, असुरक्षित, निशा, भोर, देशी, विदेशी, उर्वर, बंजर, शुद्ध, अशुद्ध। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारी 4th कविता पर्यावरण सुरक्षा का रिवीजन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन देखेंगे। चैप्टर नंबर 5, सुभागी, जिनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने एक और हमारे समाज में पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझने की भावना पर करारी चोट की है, तो दूसरी ओर जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की नारी क्षमता को सिद्ध किया है। वर्तमान समय में जब समाज में लड़के की चाहत बढ़ी है और नारी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस कहानी के पात्र तुलसी मेहतो का कथन लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होय बड़ी ही प्रासंगिक लगता है। सुभागी के बारे में गांव के लोग अच्छी बातें करते थे। 2 मर्दों का काम अकेले ही करती है। अब उसके माँ बाप की सेवा भी वही करती थी। तुलसी मेहतो का लड़का रामू अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता था। वह सुभागी से चिढ़ता था। वह सुभागी से कहता था कि अगर तुम्हें माँ बाप से इतना ही मोह है तो अलग लेकर क्यों नहीं रहती हो। तुलसी मेहतो अपने बेटे के इस व्यवहार से दुखी था। इसी कारण तुलसी मेहतो के परिवार में बंटवारा हुआ। माँ बाप के मरने पर उनका क्रियाकर्म करने से रामू ने इनकार कर दिया। इसीलिए सुभागी ने अपने माँ बाप का क्रियाकर्म किया। उसने मेहनत करके कुछ रुपए जमा किए थे। उसने गांव के प्रधान यानी कि गांव के मुखिया सज्जन सिंह से 3000 रुपये उधार लेकर अपने माँ बाप का क्रियाकर्म किया था। रामू और उसकी स्त्री का माँ बाप के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। वे उनसे रुखाई से पेश आते थे। सुभागी के शादी न करने के कारण वे सुभागी से चिढ़ने लगे थे। वे चाहते थे कि सुभागी माँ बाप के बदले उनकी सेवा करे। अंत में सज्जन सिंह ने सुभागी के चरित्र एवं व्यवहार से प्रभावित होकर उसने अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। लेखक ने सुभागी का ऐसी नारी की तरह चरित्र निर्माण किया है जो जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करती है। वह अपने माँ की उनके मरते दम तक सेवा करती है। कहानी के पात्र तुलसी मेहतो का कथन लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। सुभागी पर चरितार्थ होता है। सुभागी के स्वाभिमानी व्यवहार को देखकर ही
सज्जन सिंह सुभागी को अपने लड़के की शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लेखक कहानी के पात्र तुलसी मेहतो के द्वारा नारी के उज्जवल चरित्र की विशेषता को दर्शाता है कि हमने पुत्र के होने पर खुशी मनाई थी तथा पुत्री के होने पर पूर्व जन्मों के पापों का दंड माना था, लेकिन वही पुत्र कितना निकम्मा निकला और पुत्री कितनी मंगलमयी। बंटवारा होते ही मेहतो और लक्ष्मी की सुभागी ने खुले दिल से सेवा की। उसने उनके भोजन तथा हर तरह की खुशी का ख्याल रखा। बंटवारे से पहले रामू तथा उसकी स्त्री उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अतः बंटवारे के बाद महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई हो। सुभागी ने अपने माँ बाप की क्रियाकर्म के लिए 3000 रुपये उधार लिए थे। उसने उधार को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह एक स्वाभिमानी लड़की थी। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था। कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। विपदा का अर्थ है संकट या मुसीबत। उज्जड़ का अर्थ है गवारा। मंगलमयी का अर्थ है कल्याणकारी। किचकिच का अर्थ है लड़ाई या झगड़ा। ज्वर का अर्थ है बुखार। सजल का अर्थ है आंसू भरे। विनीत का अर्थ है नम्र। अंत्येष्टि का अर्थ है मरने के बाद अंतिम संस्कार। राजी होने का अर्थ है मान लेना। अबला का अर्थ है कमज़ोर स्त्री। आग्रह का अर्थ है प्रार्थना करना। कौर का अर्थ है निवाला या रोटी का टुकड़ा। पैगाम का अर्थ है संदेश या सूचना। देनदार का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे कर्ज लौटाना या देना हो। पछाड़ खाकर गिरना, उसका अर्थ है बेहोश हो जाना। सिर आँखों के बल का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ठेका लेने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना। भगवती का अर्थ है देवी। कृतज्ञ का अर्थ है उपकार मानने वाला। नागाह का अर्थ है क्रम का टूटना या अनुपस्थिति। चलने की बेला का अर्थ है जाने का समय। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर समझ ले। बंटवारे के बाद सुभागी ने भैंस क्यों खरीदी? क्योंकि सुभागी चाहती थी कि उसके माता पिता को अच्छा भोजन मिले। दूसरा है सारे गांव में सुभागी की वाहवाही क्यों होने लगी? उसका उत्तर है उसने पिता की मृत्यु के बाद 13वीं पर सारे गांव को भोजन कराया था। तीसरा, माँ बाप की मृत्यु के बाद सुभागी का एकमात्र लक्ष्य क्या था? जवाब है दिन रात की कड़ी मेहनत करके सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना था। नेक्स्ट, अंत में सुभागी का विवाह किसके साथ हुआ? उसका उत्तर है सज्जन सिंह के लड़के के साथ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 सुभागी का रिवीजन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर नंबर 6 ऐसे थे प्रेमचंद। ऐसे थे प्रेमचंद के लेखक है नागार्जुन। अब हम चैप्टर नंबर 6 ऐसे थे प्रेमचंद का रिवीजन करेंगे। नागार्जुन द्वारा लिखे गए संस्मरण में महान साहित्यकार प्रेमचंद के जीवन वृत्त की
भावात्मक प्रस्तुति की है। इस जीवन वृत्त में लेखक ने जहां प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख कर उनकी गरीबी और घुटन भरे जीवन की ओर संकेत किया है, वहीं स्वतंत्रता संघर्ष में उनके बेबाक और निर्भीक योगदान को भी रेखांकित किया है। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का तीव्र विरोध किया है। केवल 56 वर्ष की आयु में प्रेमचंद हिंदी साहित्य को सैकड़ों कहानियाँ और दर्जनों उपन्यास दे गए। कथा साहित्य में उन्हें अपूर्व ख्याति मिली और हिंदी साहित्य जगत ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के 6 किमी दूर लम्ही में 1880 को हुआ था। इनके बचपन का सारा रस सोख लिया। कुछ वर्ष के बाद उनके पिता अजायब लाल ने दूसरी शादी की। विमाता के निष्ठुर व्यवहार एवं बात बात पर डांटने से धनपत व्यथित रहते थे। बालक धनपत घर आंगन से भागकर बाहर खेल कूद में, अमराई में खेतों की तरफ निकल जाते थे। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलना, पेड़ों पर चढ़ना व आम की केरिया चुनना, मटर की फलियों को तोड़ना था। हवाई किले बनाना इनका शौक था। मुंशी प्रेमचंद का अधिकतर जीवन गरीबी में बीता। मुंशी प्रेमचंद ने अपने इन दिनों की दशा का वर्णन जीवन सागर में किया है। पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग थी, रुपये में 20 सेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। हेड मास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सर पर था और एक लड़के को पढ़ाने बांस फाटक जाया करते थे। जाड़े के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़कर 6 बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरे घर देहात में 8 किमी पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता, रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। जमाना पत्रिका से जुड़ने पर प्रेमचंद ने बहुत कुछ सीखा। सन 1905 से ही प्रेमचंद जमाना और आज़ाद में लिखा करते थे। धीरे धीरे वे मंझे हुए पत्रकार बन गए। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुर्ता और धोती 1920 के बाद गांधी टोपी अपना ली। प्रेमचंद अपने इन्हीं गुणों के कारण लोकप्रिय हो गए। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी। प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे, परंतु शिवरानी देवी ने सोचा कमजोर है, अक्सर बीमार रहते हैं, इनको जेल जाने नहीं दूंगी। सो वे आगे बढ़ी, सत्याग्रही महिलाओं की कतार में शामिल हुई। गिरफ्तार होकर अपने जत्थे के साथ जेल पहुंच गई। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे थे हमारे प्रेमचंद और उनका जीवन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का रिवीजन। अच्छे से घर पे पढ़ाई करना और रीडिंग करना, क्वेश्चन आंसर लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।